अनन्या पीडीएफ सबके पास भेजा हुआ है बच्चे मैंने, टॉपिक का विद क्वेश्चन का। यस, तो आपने भेज दिया था। हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन जो हम पढ़ने वाले हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सीसीआई होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आईआरडीआई फुल फॉर्म याद करो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और नाबार्ड आपने बचपन में याद कर रखा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट बैंक फॉर प्रमोशन द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। रूरल एरिया में सिर्फ एग्रीकल्चर बैंक नहीं है बच्चों, रूरल एरिया में सारी एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए जो बैंक बनाया गया है वो क्या है, नाबार्ड। तो मैं फुल फॉर्म पूछना चाह रहा हूँ, दीपांशु आरबीआई का फुल फॉर्म। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आसिफ सेबी। भैया हाँ बोलो बच्चे। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अनन्या सीसीआई। द कंपटीशन कंट्रोल। नहीं नहीं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, रिपीट करें। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आईआरडीएआई अनुषा। आईआरडीएआई बोलो बच्चों, अभी मैंने याद कराया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अनुषा। आर्यन आप बोलो बच्चे, आईआरडीएआई। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नहीं नहीं, अरे गड़बड़ क्यों हो रही, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आर्यन रिपीट करें। इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी। नहीं 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 नहीं, अरे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बढ़िया बात। जय सोनी दोबारा बोलो, आईआरडीएआई फुल फॉर्म। जय सोनी। जितेश आप बोलो बच्चे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बढ़िया। कशिश नाबार्ड की फुल फॉर्म। कशिश मल्होत्रा। हाँ सर, नेशनल बैंक ऑफ रेगुलेट। नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ पहले, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो एनए का मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नाम से ही पता चल रहा है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करने वाला बैंक नाबार्ड। दोबारा बोलेंगे कशिश। सर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बढ़िया। मैं कंडेलवाल सीसीआई। सर, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कब बना? पता नहीं। याद करते हैं जी कब बना, याद करते हैं जी। सबसे पहले आरबीआई की चर्चा करते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म सबने याद कर ली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पुरानी क्लासेस में याद कर चुके हो। इसे हिंदुस्तान में कब बनाया गया बच्चों? पहले आरबीआई एक्ट पास हो रहा है, आरबीआई एक्ट पास हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 अंग्रेजों ने पास करा, और उस एक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई कब? 1935 में। आरबीआई स्टैब्लिश कब हो रहा है? 1935 में। लेकिन वो क्या काम करेगा, रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, वो सारी बातें कहाँ लिखी हुई है? एक्ट में। कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन पहले बन जाती है, एक्ट बाद में पास होता है, और कई बार रिवर्स हो जाता है, एक्ट पहले पास हो जाता है। अच्छा मैं एग्जांपल लेकर समझाना चाहता हूँ, सीसीआई की बात करो। अभी पीछे हमने पिछली क्लास में चर्चा करी थी, आप सब लोगों को याद है, आपने बताया था। मैं डिस्कशन के लिए, अनन्या आपका नंबर है बच्चे। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ दत्त कमेटी 1969 क्या बना था, नाम बताओ। एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट की फुल फॉर्म बताओ। मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो मोनोपोली पावर्स को कंट्रोल करने के लिए एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ दत्त कमेटी 1969 भारत सरकार ने एमआरटीपी एक्ट पास कर दिया था, जिसको वक्त बदलने पर आफ्टर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 ऑनवर्ड्स सरकार ने चेंज करके क्या क्या, जल्दी बोलो जी। कंपटीशन एक्ट 2002। कंपटीशन एक्ट पास कर दिया, जिसमें कहा गया कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट किया जाएगा, मोनोपोली पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। मॉडिफाइड वर्जन, एमआरटीपी का मॉडिफाइड वर्जन बेस्ड ऑन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, नया नाम अनाउंस कर दिया कंपटीशन एक्ट। भैया पार्लियामेंट में एक्ट पास हो रहा है, अब इस एक्ट को इंप्लीमेंट कौन करेगा? उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती है। जैसे आपने पढ़ा दीपांशु, 5 ईयर प्लान आपने पढ़े है ना? अरे क्या हुआ अनन्या, 5 ईयर प्लान? यस सर। सर मैं रिजॉइन कर रहा हूँ, एक बार एडमिट कर अच्छा लेना। अच्छा ठीक है।
फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एजेंडा क्या था? पूरी क्लास कौन बताएगा? मेजर टारगेट ऑफ 5 ईयर प्लान आपने याद करा है? आर्किटेक्ट ऑफ 5 ईयर प्लान कौन था? पीसी मेलनोबिस। प्लानिंग कमीशन कब बना? 1950 में। पहला 5 ईयर प्लान याद कर रखा है 51 to 56। हम कुछ मेजर एक एजेंडा सेलेक्ट कर लेते हैं और 5 साल तक भारत सरकार उस पर रिसोर्सेज लगाती है उसको सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एजेंडा क्या था? पूरी क्लास growth, नहीं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। क्या था बच्चों एजेंडा? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो फेल हो गया था। सेकंड 5 ईयर प्लान, पूरी क्लास दोबारा पूछ रहा हूं, सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 to 61। इंडस्ट्री प्रमोट, क्या बोला है? इंडस्ट्री, हाँ, इंडस्ट्री प्रमोट करनी। ये सबको मालूम है भैया। यहां पर एक ही मुद्दा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसके चलते भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी IPR 1956 इंट्रोड्यूस करा था। ये सबको याद है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंक्लूड 3 शेड्यूल। अरे 3 शेड्यूल बोले तो 3 अलग अलग चैप्टर। शेड्यूल ए इंक्लूड हाउ मच, जल्दी बोलते जाओ, कितनी इंडस्ट्रीज? 70. तो शेड्यूल ए इंक्लूड 17 इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। शेड्यूल बी इंक्लूड, बोलो जी। 12 industries. हाँ, अरे शेड्यूल ए में जो इंडस्ट्रीज थी वो PSU हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सरकार काम करेगी वहां पर, और सरकार के पास भी पैसे नहीं है तो जॉइंट वेंचर कोर इंडस्ट्रीज आ रही है, राउरकेला, भिलाई, दुर्गपुर, बोकारो। तो यहाँ शेड्यूल बी इंक्लूड 12 इंडस्ट्रीज। उस जमाने में 12 इंडस्ट्रीज रिजर्व कर दी शेड्यूल बी के अंदर, प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय द स्टेट, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट प्रमोट करने का काम करेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ बाल्को। अरे भारत में एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग में प्राइवेट सेक्टर भी है और सरकार भी शामिल है। सरकार की कंपनी आपको मालूम है। अरे नेल्को का नाम पता है बच्चों? आर्यन, नेल्को, बाल्को। हाँ भैया, बाल्को तो सरकार ने बेच दी है, नेल्को भी सरकार के पास है। ये सब 12 फर्टिलाइजर की बात कर रहा हूँ, मेटल को की बात कर रहा हूँ, जिसमें और हम जमीन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर मेटल निकाल रहे हैं। अरे कॉपर किससे निकलता है? और बताओ कॉपर का, क्यूपराइट। एल्यूमिनियम का और बताओ, पूरी क्लास जल्दी जल्दी बोलो बच्चों। एल्यूमिनियम का और Bauxite. बॉक्साइट। तो वापस आ रहे हैं। अरे आयरन का भी बता दो, हेमेटाइट। अरे आयरन का और क्या होता है? खनिज जिससे आयरन निकलता है। बोल नहीं रहे बच्चों। आसिफ, Hematite. हेमेटाइट। कॉपर का क्या बताया? Bauxite. नहीं नहीं, हे भगवान, क्यूपराइट। Cuprite. और एल्यूमिनियम का क्या होता है? गड़बड़ नहीं करो। Bauxite. बॉक्साइट। तो वापस आ रहे हैं जी। तो सेकंड 5 ईयर प्लान का एजेंडा, तो मैं कह रहा था 5 ईयर प्लान को कौन इंप्लीमेंट करेगा? कोई ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है, नाम क्या रखा जा रहा है? प्लानिंग कमीशन। और वक्त बदलने के बाद एनडीए गवर्नमेंट ने 2014 में इसको रीस्ट्रक्चर कर दिया, एक नया डिपार्टमेंट बनाया। डिपार्टमेंट ही उस पॉलिसी को जो सरकार पार्लियामेंट में पास कर रही है इंप्लीमेंट करता है। तो यहाँ कंपटीशन एक्ट बना दिया सरकार ने 2002 में। उसके रूल्स रेगुलेशन डिसाइड कर दिए। हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन का टारगेट रखेंगे, लेकिन इसको करेगा कौन? डिपार्टमेंट बनाया गया। ये डिपार्टमेंट बाद में बना, कंपटीशन एक्ट पास होने के बाद बना। डिपार्टमेंट का नाम CCI। CCI बोले तो नन्या, कंपटीशन कमीशन ऑफ, अनन्या, दीपांशु। सर कुछ माइक की प्रॉब्लम चल रही है मेरे, तो क्या पूछ रहे थे? रिपीट करना। अरे मैं कह रहा था एक्ट पास हो गया, कंपटीशन एक्ट 2002 पार्लियामेंट में, कि हम बिजनेस में हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करेंगे, मोनोपोली पावर्स को रोकेंगे। अब एक्ट बना दिया, रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड हो गए, लेकिन इसको फॉलो कौन करेगा? उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी। तो ऑर्गेनाइजेशन बनाई इसके बाद। कंपटीशन एक्ट पहले बना 2002 में, और उसके बाद बना इस एक्ट के अकॉर्डिंग काम करने वाला डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का नाम क्या है? CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन 2003। इस एक्ट के अकॉर्डिंग काम करने का डिपार्टमेंट क्या बच्चों? CCI। दीपांशु समझ में आ रहा है? यस सर। मैं कुल मिला के बात ये बोलना चाह रहा हूँ, कई बार सरकार एक्ट पहले बना देती है और उस एक्ट को पूरा करने वाला डिपार्टमेंट बाद में बनता है। कई बार डिपार्टमेंट पहले बन जाता है, और एक्ट बाद में पास होता है। जैसे सामने सेबी लिखा है। अरे सेबी की फुल फॉर्म बताओ आर्यन जरा जल्दी से। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो भैया ये सेबी सरकार ने पहले, डिपार्टमेंट पहले बना दिया 88 में सामने लिखा है 1988, लेकिन उस डिपार्टमेंट को कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, कुछ भी डिसाइड नहीं था, एक्ट ही नहीं बना, और एक्ट बनने में 4 साल लग गए बच्चों। उसका कारण था हिंदुस्तान में हंग गवर्नमेंट आ गई, फॉरेन कंट्रीज से गल्फ वॉर शुरू हो गई,
एक ही साल में 3 बार सरकारें गिर गई। तो ये 2-3 साल हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बड़ा डिस्टरबेंस का फेज था, जिसके चलते पार्लियामेंट ही स्टेबल नहीं थी। तो पार्लियामेंट स्टेबल होती तो कोई कानून बनाती। और उसके बाद री इलेक्शन हो गए, री इलेक्शन में फिर कांग्रेस आई और फिर इन्होंने पार्लियामेंट में एक्ट पास कराया, सेबी एक्ट 1992। कुल मिला के बिना कानून बनाए डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। तो ये सेबी बना 88 में, लेकिन ये काम कब से करना शुरू हो रहा है जल्दी बताओ? 1992। इसके मैं बड़े सारे एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूं। जैसे हमारे देश का संविधान लिखा गया 2 साल 11 महीने 18 दिन, सबने याद करा है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाने के बाद संविधान बन गया था 26 नवंबर 1940। जल्दी बोलो। 9। लेकिन संविधान तो बन गया, लेकिन पूरे देश में तो लागू करा ही नहीं हमने। इसके लिए हमने कुछ समय तक वेट करा। तो जब लागू हुआ उस दिन से काउंट होगा। तो ऐसे ही यहाँ पेपर में पूछे स्टैब्लिश कब हो रहा है सेबी? 88 में। लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि काम करने के लिए उसको पावर्स ही नहीं दी गई, एक्ट ही पास नहीं हुआ, रूल्स रेगुलेशन डिसाइड नहीं हुए। ये कब डिसाइड हो रहे हैं? 1992। ये इतना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार हो गया था तभी उसे थोड़ा इम्प्लीमेंट कर दिया गया था पार्शियली, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। पार्शियली का मतलब पावर्स तो पूरी मिली थी ना। असली पावर, लेजिस्लेटिव पावर, एपेलेट बनाने की पावर, अभी मैं बताऊंगा, अभी सेबी में आगे चलेंगे। लेजिस्लेटिव पावर थी इसके पास, एपेलेट बना रखे हैं, ये आज अपने फैसले खुद ले लेते हैं, किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती। तो ये सारी गाइडलाइंस कहां से आ रही है? एक्ट से आ रही है। बात समझ में? लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, ये सारी पावर्स एक्ट के बाद आई हैं। पहले वो बात नहीं थी, सिर्फ एक पुलिंदा था, एक डिपार्टमेंट बना दिया बस, और कुछ छोटे मोटे रोल दे दिए करने के लिए। लेकिन असली पावर्स कब से आ रही हैं? एक्ट पास होने के बाद। अरे क्लियर है बच्चे? यस सर। तो आरबीआई की बात कर रहे हैं, तो आरबीआई में एक्ट पहले पास हो रहा है। एक्ट पैसे, रूल रेगुलेशन पहले डिसाइड हो रहे हैं और डिपार्टमेंट बाद में बनाया जा रहा है 1935 में। जबकि सीसीआई की बात करें तो सीसीआई बाद में बन रहा है, एक्ट पहले पास हो रहा है, कंपटीशन एक्ट पार्लियामेंट में। तो आइडियोलॉजी डेवलप करना चाह रहे थे सेबी की बात, तो एक एक करके शुरू कर लेते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म याद कर ली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब ये एक्ट पास हुआ तो अंग्रेजों ने पास करा 1934 में आरबीआई एक्ट। उसके बाद आरबीआई स्टैब्लिश कब हो रहा है? 1935 में। क्वेश्चन को देख के टिक करना। आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है कि उस जमाने में ये बैंक जब बनाया गया तो इसका काम था कॉमर्शियल बैंकों को लीड करना, कंट्रोल करना। ये उस जमाने में पावर दे दी गई थी। लेकिन सारी पावर्स जो आज हमारे पास, हमारे सेंट्रल बैंक के पास है, वो उस जमाने में नहीं थी। वो हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बाद इसकी पावर्स को बढ़ाया है और सेंट्रल बैंक डिक्लेयर करा है। दीपांशु बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। हमने इसकी पावर्स और बढ़ा दी थ्रू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो आरबीआई को लेके दो एक्ट याद करने हैं। 1934 में इसको यूनानिमस पावर दे दी गई थी बहुत सारी अंग्रेजों ने, और फिर हमने इसकी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा दिया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा, और इसको हिंदुस्तान का सेंट्रल बैंक डिक्लेयर कर दिया। वापस आते हैं जी, सेबी की बात कर रहे थे, पहली 2 लाइनों की चर्चा कर रहा हूं अभी मैं। सेबी की फुल फॉर्म याद कर ली, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये स्टैब्लिश हो रहा है 1988 में। एक नॉर्मल डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको कुछ छोटे मोटे काम करने का। अरे एक और बात याद करना, सेबी से पहले हिंदुस्तान में जो कैपिटल इश्यूज हैं शेयर मार्केट से, तो कैपिटल इश्यूज को सेटल करने के लिए हिंदुस्तान में 1947 में डिपार्टमेंट बन गया था। कैपिटल इशू एक्ट पास कर दिया था हम लोगों ने 1947 में, कैपिटल की प्रोटेक्शन के लिए, कि कोई भी आदमी शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, कहीं मालिक पैसा लगा रहे हैं, तो उनके हितों का ध्यान रखा जाए। पुराना नाम याद कर लो बच्चों, जिसको मॉडिफाई किया जा रहा है इन सेबी। तो सेबी का पुराना वर्जन क्या है जल्दी बताओ पूरी क्लास? कैपिटल इशू एक्ट 1947, जिसका नया नाम यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1988, और इसके लिए एक्ट पास करा सरकार ने। 4 साल क्यों लगे मैंने आइडिया दिया है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, पूरे वर्ल्ड में पैनिक चल रहा है, क्रूड ऑयल के क्राइसिस चल रहे हैं, हिंदुस्तान में हंग गवर्नमेंट आ रही है, एक साल में 3-3 बार प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, और फिर दोबारा री इलेक्शन इंपोज हो रहे हैं। तो जब तक पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं होगा, पार्लियामेंट में एक्ट कैसे बनाएंगे? तो इसके चलते लेट हुआ ये 1992। फिलहाल आपको डाटा याद करना है। सीसीआई के लिए मैंने बताया, हिंदुस्तान में मोनोपोलिस्टिक ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ दैट कमेटी एमआरटीपी एक्ट बना दिया गया। 1991 ऑनवर्ड्स थ्रू द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सरकार ने मॉडिफाई करते हुए नया एक्ट बना दिया, कंपटीशन एक्ट 2002 पार्लियामेंट में पास कर दिया, और इसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है 2003 में। सीसीआई की बात करें, सीसीआई 2002 की घटना नहीं है। दीपांशु क्लियर हो गया? सीसीआई 2003 की घटना है, डिपार्टमेंट। यस सर। जैसे मैं प्लानिंग कमीशन की बात कर रहा था, प्लानिंग कमीशन 1950 में बन रहा है, जबकि 5 ईयर प्लान कब से आ रहे हैं? 51 से आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है बच्चे? यस। IRDAI क्या है बच्चों?
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अनन्या दोबारा बोलो, याद करवा रहा हूं बच्चों। Regulatory and Development Authority of इंडिया। तो पहले मैं इसकी एक्ट की बात कर रहा हूं। पहले कानून बनाया गया 1999 में, सरकार ने पावर्स दे दी कि प्राइवेट सेक्टर में पैसा लगा सकता है कोई भी आदमी इंश्योरेंस सेक्टर में। इससे पहले सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसर्न थी। नाम आपने सुना होगा जी, अरे पिछली बार भी बोला था, LIC, GIC। अरे GIC समझते हो पूरी क्लास? आसिफ, GIC भैया एक बार बता दो। जर्नल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अरे लाइफ का इंश्योरेंस करने के लिए भारत सरकार की कंपनी है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। LIC की फुल फॉर्म याद कर लो, जल्दी बोलो जी जितेश। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और नॉन लाइफ का इंश्योरेंस करने वाली भारत सरकार की कंपनी है LIC। जबकि नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिल्डिंग का करा लो, मशीनों का करा लो, गुड्स का करा लो, व्हीकल्स का करा लो, तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस करने वाली कंपनी GIC भारत सरकार की बनाई गई थी। तो इन लोगों ने हिंदुस्तान में जिन्होंने भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, तो सरकार का तो टारगेट ही वेलफेयर होता है, तो लोगों का प्रोटेक्शन पूरा करा गया। लेकिन यहाँ 1999 में क्या किया जा रहा है? प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट किया जा रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस हो रही है। उस जमाने में तो 26% इंट्रोड्यूस, याद कर लो 1999 में कहा गया था फॉरेन कंट्री से कोई भी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में आ रही है तो 26% आएगी। कितने परसेंट आएगी याद करो बच्चों? आर्यन 26%। और बाद में यूपीए गवर्नमेंट समझ गया, जब मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, इन्होंने इसको 49% FDI को 26 से 49% बढ़ाने का प्रपोजल दिया था, जो ये पास ही नहीं करा पाए। बाद में NDA की जब सरकार आई 2014 में, तो उन्होंने बिल पास करा दिया कि FDI हिंदुस्तान में इंश्योरेंस सेक्टर में 49% आ सकता है। बात समझ में आ रही है? जय सोनी कोई बोल ही नहीं रहा। दीपांशु समझ में आ रहा है? प्राइवेट प्लेयर्स आने शुरू हुए। अब प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं तो वो तो अपना प्रॉफिट देखेंगे तो उनको कंट्रोल करने के लिए, और कहीं वो किसी एक आदमी ने जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उसको एक्सप्लॉइट ना कर जाएं, उनका पैसा लेके ना भाग जाएं। इसके चलते हिंदुस्तान में क्या पास किया गया? IRDA एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया 1999 में, और उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बना दिया 2000 में। अरे डिपार्टमेंट कब बना है? 2000 में। एक्ट कब पास हो रहा है? 1999। अनन्या याद हो गया बच्चे? Yes, sir. RBI में तीसरी लाइन याद कर लो, सेंट्रल बैंक की पावर हम कैसे दे रहे हैं? थ्रू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आपको याद हो चुका है। सेबी के पुराना नाम, सेबी जब बना 88 में, उससे पहले पुराना नाम क्या था? कैपिटल इशू एक्ट 1947। कॉम्पिटिशन एक्ट जो बन रहा है उसकी पुरानी बात आप याद कर चुके हो। 1969 में एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ दत्त कमेटी क्या बनाया गया? MRTP एक्ट, जिसको रिप्लेस करके कॉम्पिटिशन एक्ट पास कर दिया गया। ऐसे ही इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट 2000 में बन रहा है, जिसके लेकर एक्ट 99 में पास किया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया जा रहा है। उससे पहले हिंदुस्तान में क्या बना था? अमेंडमेंट्स हुई हैं टाइम टू टाइम। पहले 38 में बना, मॉडिफाई करके 56। अरे 56 में LIC बनाई गई थी। अरे LIC कब बनी अनन्या? ईयर? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1956। और GIC कब आ रहा है हिंदुस्तान में? 1972। अरे GIC बोले तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां। क्लियर है बच्चे? हाँ भैया। आगे चल रहे हैं आखिरी कंक्लूजन की बात। RBI का काम क्या है? मनी मार्केट को कंट्रोल करना। मनी मार्केट में डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करके सिस्टम को कंट्रोल करने का काम, इन्फ्लेशन को रोकने का काम, डिफ्लेशन को मैनेज करने का काम कौन करता है? RBI। तो ये क्या करता है? मनी मार्केट को कंट्रोल करता है थ्रू द फ्री फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आगे चलते हैं। सेबी क्या करता है? कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है, इन्वेस्टर के पैसे को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बात समझ में आ रही है? अनुषा, सुरेंदर? Yes, sir. हाँ भैया। CCI की सुरेंद्र फुल फॉर्म बोलो। CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन किस 2000? जल्दी बोलो। 2003। तो ये क्या कर रहा है? CCI ये नॉन फाइनेंशियल मार्केट को लीड कर रहा है, यानी मार्केट में जितनी भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उसमें हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करने की बात की जा रही है। हेल्दी कंपटीशन को क्रिएट करने की बात करी जा रही है कि कंपटीशन ऑफ क्वालिटी प्रमोट हो। आफ्टर सेल सर्विसेज की बात करें, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आए, इस बात को मोटिवेट किया जा रहा है बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये काम कैसे कर रहा है? अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एक्ट 2002। और ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम क्या है? ये हिंदुस्तान में जो प्राइवेट प्लेयर्स आ गए इंश्योरेंस सेक्टर में, उनसे लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है कि कहीं कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए। चलते हैं जी आगे।
दीपांशु क्लियर है यहाँ तक जो बताया? कंक्लूजन? यस सर। सेंट्रल बैंक सबको याद है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री। हिंदुस्तान का सेंट्रल बैंक आरबीआई के लिए को लेकर एक्ट पहली बार कब बनाया? 34 में। और दूसरी बात, इसको सेंट्रल बैंक की पावर कैसे दी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सारे फंक्शंस आपको याद है, पिछली क्लास में बोले भी थे, एक बार दोबारा सुनना चाहूंगा। अनन्या सारे याद कर लो जी, वो ऑड मैन आउट करा सकता है। इश्यू ऑफ करेंसी, monopoly power of issue of currency, banker to government, bankers, bank and supervisor, federation and money supply, lender of last resort, custodian of foreign exchange and cash reservoir, clearing house function, collection and publication of data. ये सबको याद है, पिछली क्लास में भी मैंने चर्चा करी थी। यहाँ पर एक बढ़िया बात जो पेपर में आती है, जब भी आरबीआई, अरे आजकल गवर्नर ऑफ आरबीआई पूरी क्लास फास्ट, शक्तिकांत जल्दी बोलो जी। शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास याद कर लो बच्चों, गवर्नर ऑफ आरबीआई। आज की तारीख में कोई भी करेंसी आरबीआई छापेगा तो गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास के सिग्नेचर होंगे। और जितनी भी करेंसी आप लोगों के हाथ में मूव करती है, उसमें उस टाइम के, जब भी वो करेंसी प्रिंट हुई है, उस टाइम के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। वापस आ रहा हूँ जी, शक्तिकांत दास याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स। अनन्या क्लियर हो गया? शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ आरबीआई। Yes. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी, आरबीआई टाइम टू टाइम मनी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम या ज्यादा करती है। जब वो कम या ज्यादा करती है तो अनाउंसमेंट कैसे करती है? वो बोलती है 25 बेसिक पॉइंट कम हो गए या ज्यादा हो गए। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ये पेपर का क्वेश्चन है, ये पेपर का क्वेश्चन है। तो नॉर्मली जब टीवी में अनाउंसमेंट चल रही होती है, न्यूज़पेपर में चल रहा होता है, तो वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं 25 एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 25 बोल दो, 50 बोल दो, 100 बोल दो, वो बोलते हैं इतने बेसिक पॉइंट कम हो गए या ज्यादा हो गए। तो याद रखना, ये बेसिक पॉइंट का मतलब क्या होता है, इसको 100 से डिवाइड कर लो, परसेंटेज आ जाएगी। तो 25 बेसिक पॉइंट का मतलब है 0.25%। यही एमसीक्यू का क्वेश्चन है तुम्हारा, वेरी इंपॉर्टेंट। 100 बेसिक पॉइंट का मतलब 1%। सबको याद हो गया? अनन्या Yes. सुरभि ये क्लियर हो गया? 25 बेसिक पॉइंट कम हो गए का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.25% कम हो गया, और 25 बेसिक पॉइंट बढ़ गए का मतलब बैंक रेट उन्होंने 0.25% बढ़ा दिया। आज से बात समझ में आ रही है? बेसिक पॉइंट। हाँ भैया। तो ये परसेंटेज आपकी नॉलेज में बता रहा हूँ, जब अनाउंसमेंट होती है तो वो परसेंटेज नहीं बोलते, वो सीधा बोलते हैं कि हमने 20 बेसिक पॉइंट कम कर दिए या बढ़ा दिए। किसकी बात कर रहा हूँ? बैंक रेट की। तो उसका मतलब होता है अरे 100 से डिवाइड करके परसेंटेज। सुरेंद्र ये बात क्लियर हो गई है बच्चे? हाँ भैया। आगे चलेंगे। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का बेसिक डाटा बता चुका हूँ, 88 में एस्टैब्लिश हुआ था, 1992 में एक्ट पास हो गया। पुराना नाम बता दो पूरी क्लास। कैपिटल इशू एक्ट 1940, जल्दी बोलना है जी। 1947। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो सेबी में मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और उसको अपॉइंट कौन करता है, याद कर लो। एग्जाम का वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। एक चेयरमैन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी। सेबी का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? बोलो बच्चों। सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 मेंबर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपॉइंट करता है, और 1 मेंबर आरबीआई अपॉइंट करके भेजता है। और उसके बाद बचे 5 मेंबर, जिसमें कम से कम 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय होल टाइम मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये याद कर लो, ये आखिरी वाली बात पेपर में पूछी गई है कई बार। यश बाबा ये बात समझ में आ रही है? यश, जितेश, हाँ भैया। हाँ भैया। इंपॉर्टेंट एरिया है, याद कर लो। आरबीआई से एक आदमी अपॉइंट होके आ रहा है, आरबीआई 1 मेंबर को अपॉइंट करके भेजती है सेबी में। चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट, और 2 मेंबर्स कहां से आ रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। और 5 अदर मेंबर में से कम 3, कम से कम कह रहा हूं मैं, 5 के 5 भी हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए होल टाइम मेंबर अपॉइंट करके भेज दे। ये बात समझ में आ गई बच्चों? जितेश? हाँ भैया। आगे चलूंगा। होल टाइम मेंबर का मतलब? होल टाइम का मतलब जब रिटायरमेंट होगी उससे पहले नहीं जाएगा। रिटायरमेंट 65 साल से पहले छुट्टी नहीं होगी उसकी। एक बार अरे क्लियर हो गया दीपांशु? ट्रांसफर हो सकते सर, है ना? ट्रांसफर तो हाँ, अरे जॉब नहीं छूटेगी, डिपार्टमेंट को तो चेंज किया ही जा सकता है। सरकार को लगता है आदमी काम नहीं कर रहा, या पॉलिटिकल सिस्टम समझ लो, तो वो चेंज कर ही देते हैं, ट्रांसफर तो कर ही देते हैं। चलूं आगे दीपांशु? यस सर। सेबी की पावर्स। भाई सेबी का काम क्या है? लोगों की इन्वेस्टमेंट को सेफर साइड पर रखना, आईपीओ को कंट्रोल करना, कंपनियों के इशू को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कराना। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेबी की पावर जो एक्ट के थ्रू ने मिली है, जो एक्ट पास हुआ 1992 में, कॉजी लेजिस्लेटिव, कॉजी जुडिशियल एंड कॉजी एग्जीक्यूटिव। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो और समझ लो।
ये पेपर में टिक कर आएगा। हो सकता है वो 4 लिख दे, इन 3 के अलावा जो 4th लिखेगा ऑड मैन आउट, उसको क्वेश्चन में टिक करना होगा। मयूरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सेबी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद करा दिया, एक्ट कब पास हुआ याद करा दिया, काम क्या है वो याद करा दिया, पुराना नाम क्या है याद करा दिया, 47 में कैपिटल इशू एक्ट। और अब हम बात करें कितने कितने मेंबर्स कौन कौन अपॉइंट करता है। मयूरी याद हो गया? आरबीआई से कितने मेंबर आते हैं, जल्दी बोलना है। 1। Yes, sir. तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है वो अपने नियम खुद बनाता है। अपने नियम सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, इन्वेस्टर के पैसे को सेफ रखने के लिए जो नियम बनाता है वो किसी और से पूछता नहीं है। गवर्नमेंट ड्राफ्ट नहीं करती, उसका ड्राफ्ट वो खुद तैयार करता है सेबी। ये बात क्लियर हो गई? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। हाँ भैया। आगे चलेंगे। Yes, sir. जुडिशियल का मतलब, अरे कभी कोर्ट में जाने का काम नहीं है, इसका अपना एपेलेट बोर्ड है, इसका अपना जुडिशियल डिपार्टमेंट है, जहां पर जब भी कोई भी इंश्योरेंस, कोई भी किसी कंपनी में आईपीओ में पैसा लगा रहा है और कुछ घपला हो गया तो वो यहाँ पर लेटर भेजेगा तो इनके एपेलेट बोर्ड्स हैं जो फैसला सुनाते हैं, रूलिंग ऑर्डर पास करते हैं, जजमेंट देते हैं और जिसको मान्यता मिलती है, जस्ट लाइक द जुडिशियल डिपार्टमेंट। तो जुडिशियल पावर है इनके पास। ये क्लियर हो गया मयूरी? सर ये एपलेट बोर्ड मतलब क्या होता है? एपेलेट बोर्ड बोले तो जुडिशियल डिपार्टमेंट, इनका अपना एक जुडिशियल डिपार्टमेंट है जहां ये फैसले खुद करते हैं। अरे क्लियर है बच्चे? किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात नहीं कर रहा मैं। ये क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। जिनका अपना एपेलेट बोर्ड है जो फैसले करता है। क्लियर है बच्चे? यस सर। एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब इन्हें कोई रूलिंग पास करनी है तो उसके लिए देखो, कोई भी नया समय के साथ साथ समाज में परिवर्तन होता है तो उसके अकॉर्डिंग सेबी को इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए समय समय पर रूल्स एंड रेगुलेशन को बदलाव लाना पड़ेगा। तो ये इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं। इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट भी इनका होता है, इन्वेस्टिगेट करते हैं जिस चीज़ के ऊपर नियम बनाना है, अगर कोई फैसला लेना है, खुद ये इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर इसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट जजमेंट लगती है वो जुडिशियल डिपार्टमेंट के थ्रू पास करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का इनका अपना डिपार्टमेंट है, जुडिशियल फैसले ये खुद करते हैं, अलग से कोर्ट में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गई मयूरी को? और अपने नियम भी ये खुद बनाते हैं, ये पावर है सेबी की। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। चैतन्य बात समझ में आ रही है? चैतन्य देव? यस सर। एग्जाम का इंपॉर्टेंट एरिया बच्चों। मेंबर्स याद कर लिए, 5 मेंबर्स हैं। 5 अदर मेंबर्स में से कम कितने गवर्नमेंट अपॉइंट करता है? चैतन्य जल्दी बोलना है। एटलीस्ट 3। एटलीस्ट 3, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन एक्ट बता चुका हूं 2002, इसको लेकर डिपार्टमेंट सीसीआई कब बन रहा है? अरे सीसीआई कब बन रहा है चैतन्य बाबा? सर 2003। 2003 बता चुका हूं जी, डिटेल डिस्कशन हो चुका है, इसमें कुछ नया याद करने के लिए नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर में बस ये याद रखो, जब ये डिपार्टमेंट बनाया गया IRDAI तो उसमें 26% परमिशन दी गई थी एफडीआई की। जल्दी बोलो कितना बोला मैंने? 26%। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 26%। बाद में मोदी सरकार, एनडीए गवर्नमेंट बिल पहले भी पास होना चाह रहा था, यूपीए भी पास कराना चाह रही थी बट वो फेल हो गया था, मेजोरिटी नहीं थी ना उनके पास। तो बाद में एनडीए गवर्नमेंट ने 49% कर दिया इनटेक को। तो याद रखना इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पुराना 26%, एट प्रेजेंट 49% आ सकती है बाहर से, ऑटोमेटिक रूट। क्लियर है बच्चों? अरे बोलो बच्चों। हाँ भैया। ठीक है जी। नाबार्ड याद कर लिया होगा आपने, नेशनल बैंक फॉर, जल्दी बोलो दीपांशु, नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद कर लो बच्चों, 1982। हेडक्वार्टर याद कर लो, मुंबई। काम क्या है? नाम से पता चल रहा है, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड रूरल में अदर एक्टिविटीज को प्रमोट करने का काम, एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन का काम। तो नीचे मैंने लिख दिया डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज एंड अदर रूरल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का काम है नाबार्ड का। क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। यश पहला क्वेश्चन, रेगुलर बॉडी टू कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ इंडिया बिफोर सेबी। सेबी से पहले इस डिपार्टमेंट का नाम क्या था बच्चे? कैपिटल इशू एक्ट 19 ए पार्ट। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू सर आईडीबीआई जो बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सर हाँ वो क्या कहते हैं, नाबार्ड के अंदर आता है रूरल एरिया में। नहीं याद करो, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल बैंक के बच्चे, इंडस्ट्रियल फाइनेंस को लीड करने वाले पिताजी का नाम है आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस को कंट्रोल करता है, जबकि नाबार्ड डेवलपमेंटल बैंक है जो रूरल एरिया को प्रमोट करने का काम करता है। क्लियर है? और नाबार्ड का जो पैसा है वो माफ भी किया जा सकता है, आईडीबीआई फंडिंग कभी माफ नहीं करता, प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट कमाने के लिए लोगों को दे रहा है। ये क्लियर है बच्चे? अच्छा ओके सर। आगे चलेंगे बच्चों।
सेबी की फुल फॉर्म सबको याद है, कब बना? जल्दी जल्दी बोलते जाओ यश। 1988। सबने याद कर लिया। मैंने बताया था आपको, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसमें आरबीआई से कितने मेंबर अपॉइंट होके आ रहे हैं? 1। सबको याद है, बस जल्दी जल्दी बोलते चलो। यश बाबा, सेबी, वेयर कैन बी फर्स्ट अपील अगेंस्ट द सेबी बी मेड? बोलो जी। ये हाई कोर्ट कर सकते हैं ना। अरे अरे किसी इन्वेस्टर का एक्सप्लॉयटेशन हो गया है तो वो कहाँ जाएगा? जज कोर्ट में जाएगा कि सेबी के एपलेट बोर्ड में जाएगा? अभी मैंने बताया बीएससी पार्ट। यस। अरे सेबी ने अपना खुद का जुडिशियल डिपार्टमेंट एपलेट बोर्ड बना रखा है, जहां पर वो फैसले करता है। अगर किसी भी कंपनी का या किसी भी इन्वेस्टर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वो सेबी अगेंस्ट सेबी है ना क्वेश्चन? सेबी के अगेंस्ट हमें वो करनी है रिपोर्ट फाइल। तो भी इसके एपलेट बोर्ड, तो भी इसी के एपलेट बोर्ड में जाया जा सकता है और वहां फैसले होंगे, चाहे इसके अगेंस्ट हो, चाहे इन्वेस्टर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, चाहे कंपनी को किसी मुद्दे पर बात करें। अरे कंपनियों को जब आईपीओ आता है, एस्क्रो अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी देनी पड़ती है इनको। अरे सिक्योरिटी एस्क्रो अकाउंट पढ़ा है कभी 12th में? एस्क्रो अकाउंट 100 करोड़ रुपए की डिपॉजिट कराने पड़ते हैं, नहीं पता? 12th की किताब तो जो एप्लीकेशन मनी आती है वो एक अलग अकाउंट होती है, उसे कहते हैं एस्क्रो अकाउंट। हाँ, उसको वो यूज नहीं कर पाते, उसको वो यूज वही एस्क्रो अकाउंट के थ्रू मैनेज, सेबी मैनेज करता है उसको। तो एपेलेट बोर्ड इसका अपना है, जहां पर ये जुडिशियल रिव्यू डिसीजन देता है। वापस आते हैं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। हु रेगुलेट द करेंसी ऑफ द कंट्री? बोलते चलो जल्दी। सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक तो अच्छा लिखा है यहाँ पर। अरे आरबीआई भी तो लिखा है। अब बताओ क्या आंसर होना चाहिए? इंडिया नहीं है, सेंट्रल बैंक। ये इंडिया का नाम छोड़ना चाहिए। रेगुलेट द करेंसी ऑफ द कंट्री। जब क्वेश्चन चल रहा है इंडिया में तो बात सिर्फ इंडिया। भैया मैंने जितने भी इकोनॉमिक्स के चैप्टर बताए सब, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है, नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, चाहे इंडिया की बात हो या ना हो, इंडिया में बैठ के पढ़ रहे हैं तो बातें इंडिया की फोकस है। तो यहाँ आंसर आरबीआई सेंट्रल बैंक में से कौन सा ज्यादा बेटर होगा? बोलो जल्दी से। अरे पहले आरबीआई आ रहा है बच्चों, आरबीआई आ रहा है, और कुछ टिक मत कर देना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रेगुलेट द करेंसी ऑफ कंट्री। चलो भैया सेंट्रल बैंक तो कोई दूसरी बैंक भी डिक्लेयर हो सकती है ना आगे? हर कंट्री में अलग अलग बैंक है ना, तो इंडिया का क्वेश्चन है। नहीं क्वेश्चन इंडिया का है ये। आप इंडिया में बैठ के इस बात को, अगर ये क्वेश्चन अमेरिका का होता तो फिर वहाँ आरबीआई की बात नहीं करते, फिर हम सेंट्रल बैंक की बात करते। अच्छा भैया, तो इंडिया का क्वेश्चन है तो इंडिया को फेवर करना है ना, आपने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब देना। आरबीआई ज्यादा बेटर अप्रोच है, पहले लगी हुई है। बच्चों आरबीआई एक्ट वेस्टेड द एक्सटेंसिव पावर। यश बाबा 1934। बढ़िया जी, आगे चलते चलें। यश बाबा क्वेश्चन नंबर 7। आईआरडीआई की फुल फॉर्म बोलनी है। पहले फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1998 है। अरे बच्चे क्या गड़बड़ कर रहे हो? अरे अभी तो याद कराया है। अरे अभी तो याद कराया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन आवर इंडिया। अरे कब? बोलो बच्चों। 1999। ये गड़बड़ ना करो भाई। ये देखो नीचे वाले क्वेश्चन में भी आंसर लिखा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1999। तो वो अभी सेक्शन की बात कर रहा है। अब ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, सेक्शन 14। यश अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरबीआई गलत? आरबीआई की कौन सी स्टेटमेंट गलत है? बोलना है यश बाबा। सी पार्ट। भैया पहली वाली बात, पहली दूसरी और फोर्थ तीनों आरबीआई की पावर्स हैं। सी पावर आरबीआई की नहीं है। अरे पॉलिसी होल्डर्स का, इंश्योरेंस की बात हो रही है। इंश्योरेंस सेक्टर में पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट का ध्यान कौन रखता है? नाम बताओ। अरे सेबी, अरे बच्चे सेबी कहां से आ गया? इंश्योरेंस की बात हो रही है। IRDAI। तो ये जो सी पार्ट है ये आरबीआई की पावर नहीं है। इसको कौन कंट्रोल करता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलते हैं आगे। आयुषी आपका नंबर आ गया बच्चे। अगला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूट द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। बोलो जी। ये याद करने वाला काम है। चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना? ईयर चाहिए मुझे, पूरी क्लास। यश बाबा, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया 2003। बढ़िया बात, 2003 में बना। और इसके लिए एक्ट कब पास हुआ है वो बात भी बोल दो बच्चे। 2002। तो इसमें बच्चों कितने मेंबर्स हैं? एक चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। याद करने वाला काम। नाबार्ड की फुल फॉर्म बोलो यश। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर
बोर्ड ऑफ नहीं नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल बैंक। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हाँ भैया याद करो ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एस्टैब्लिशमेंट ईयर बोल रहा है यश 1982। अरे एस्टैब्लिशमेंट ईयर बोल बच्चे 1982। और अभी मैंने हेडक्वार्टर बताया था कहाँ पर? मुंबई। बढ़िया, तो आंसर आ गया जी। हाँ सर ये ऊपर वाले क्वेश्चन में 5 मेंबर्स नहीं होने चाहिए? नहीं 6 मेंबर्स। 5 में 3 मेंबर्स थे ना। अरे बच्चे वो सेबी, अरे खिचड़ी बना रहे हो आप। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको डाटा याद कराया है वो किसका है? सेबी का है, वो सीसीआई का नहीं है बच्चे। ओके सर ठीक है, वो मिक्स मैच मत करो। अरे एस ये सबको मालूम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप नाबार्ड में होता है बच्चों, याद आ रहा है यश बाबा? सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज प्रोग्राम। बैंक लिंकेज प्रोग्राम, छोटे छोटे ग्रुप गांव में बनाए जाते हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और नाबार्ड के थ्रू पैसा एक जगह से सेव होकर दूसरी जगह इन्वेस्ट हो रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, एफिशिएंसी टू डू द वर्क हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रमोट हो रही है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप कहां पर है बच्चों? नाबार्ड में। नाबार्ड की फुल फॉर्म एक बार यश दोबारा बोल दो। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट। सेबी का ऑफिस, रीजनल ऑफिस कहां पर नहीं है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ नहीं है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, अहमदाबाद में। चेन्नई में रीजनल ऑफिस नहीं है। सेबी का वेस्टर्न ऑफिस कहां पर है? ये तो याद करने वाला काम है, कौन बताएगा? अहमदाबाद। अरे अहमदाबाद कौन सी स्टेट में? गुजरात में। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? वो देखो, अब ये बात आ गई जो दीपांशु कह रहा था, चेयरमैन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बात बिल्कुल ठीक है, बोलो जी। सेबी मेंबर कंसिस्ट 2 मेंबर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये बात भी ठीक है। फाइनेंस ना लिख के गवर्नमेंट लिख दे, बात ठीक है जी। सेबी मेंबर्स 1 मेंबर्स आरबीआई से आ रहा है, ये बात भी ठीक है। 1 मेंबर आरबीआई से आ रहा है। तो बस जब पहले 3 ठीक हो गई तो भैया नेचुरल सी बात है, बिना पढ़े भी टिक कर सकते हो। अगली वाली में भैया सही बात क्या है? एटलीस्ट 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या 4 लिखा है। समझ में आ गया गलती क्या है? अरे क्लियर हो गया बच्चों? अगली बात अनुषा, सेबी एज रिस्पॉन्सिव टू नीड द ग्रुप विच कॉन्स्टिट्यूट द मार्केट। बोलो जी। यस, सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर्स और मार्केट इंटरमीडिएट सबको कंट्रोल करता है। ऑल ऑफ द अबव। यश बाबा, सेबी सेवरल फंक्शन रोल्ड इनटू वन बॉडी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेबी? सी पार्ट। अरे अभी अभी आपने याद करा है, लेजिस्लेटिव पावर है इसके पास, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव है, तो कौन सी पावर नहीं है? बोलो बच्चे, याद करा हुआ है? प्रोफेशनल। कॉजी का क्या मतलब होता है? अभी मैंने बताया था क्या कॉजी? अरे कॉजी का मतलब है जो पार्लियामेंट के थ्रू ऑर्डर्स डिसाइड होते हैं ना, जिसे जुडिशरी डिपार्टमेंट फैसला नहीं कर रहा, कोर्ट के थ्रू नहीं आ रहा, कहां से? पार्लियामेंट से एक्ट बना के भेजा जा रहा है, उसे कॉजी बोलते हैं। ये बच्चों लॉ में तुम पढ़ने वाले बहुत डिटेल में। अरे पढ़ा है क्या किसी ने लॉ में भी कॉजी? यश बाबा देखा है एक बार, पढ़ा नहीं। तो अभी आगे आएगा। तो पार्लियामेंट से एक्ट बना के भेज दो तो कॉजी पावर्स बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? ओके सर। हाँ जी। फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन एफिशिएंटली, सेबी हैज बीन वेस्टेड विद द फॉलोइंग पावर्स। यश बाबा? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। अरे अनुषा, अगले क्वेश्चन का आंसर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक। क्या क्या बातें ठीक है? एक्ट 94 में बना था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू सेंट्रल बैंक की पावर मिल गई। क्या ठीक है? So both A and B. बढ़िया, सी आंसर है। कस्टोडियन ऑफ, हाँ ये होगा ना आंसर, क्योंकि इसमें लिमिटेड पावर लिखी कमर्शियल बैंक सिस्टम को सुपरवाइज करने की बस। अब सुनो, वो कह रहा है आरबीआई वेस्टेड विद एक्सटेंसिव पावर टू कंट्रोल द सुपरवाइज कॉमर्शियल बैंक। पहली बात तो कॉमर्शियल बैंक को लीड करने की पावर 34 में दे दी गई थी, और 49 में इस पावर्स को और ज्यादा बढ़ा दिया गया थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी, इश्यू ऑफ करेंसी, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी की बात नहीं हो रही ना क्वेश्चन के अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ ये कह रहा हूँ। वो कह रहा है कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने की पावर आरबीआई को किसके थ्रू मिली है? एक तो 34 के थ्रू मिली थी। 34 में उन्होंने कह दिया था भाई कि आप साहूकारों को लीड करोगे, लेकिन 49 में भी बहुत सारी ऐसी पावर्स दे दी गई जिससे ये और ज्यादा पावरफुल हो गया। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के नाम से मनी को छापने की पावर दे दी। तो मनी को छाप कर किसको देगा? साहूकारों को देगा। तो साहूकारों को पैसे को कंट्रोल करेगा ना, कि इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा, इसको कम दूंगा। बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। तो दोनों बातें ठीक है, दोनों में पावर्स हैं कॉमर्शियल बैंक को लीड करने की।
34 में तो पावर्स बहुत कम थी, 49 में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव फॉर्म में आ गई और सेंट्रल बैंक की पावर आ गई। कस्टोडियन ऑफ नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कौन है बच्चों, सबको मालूम है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बढ़िया बात जी। यश बाबा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म ऑल द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई का क्या काम नहीं है? वॉचडॉग ऑफ अनएथिकल कंपटीशन। अरे अनएथिकल कंपटीशन के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बना रखा है, जल्दी बताओ। डिपार्टमेंट का नाम मांग रहा हूँ, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना रखा है, यानी ये आरबीआई की पावर नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? यश बाबा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या नहीं है? टू प्रमोट द प्रैक्टिस हैविंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। बढ़िया, वो तो हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करने की बात करता है, वो मोनोपोली पावर को प्रमोट करने की बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। नाबार्ड की फुल फॉर्म दोबारा बताओ, यश बोलेगा, ध्यान से बोलना, सही बोलना। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बढ़िया, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1982, हेडक्वार्टर मुंबई। और अब बोलो इसका काम क्या है? फाइनेंस द रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर की ऑल एक्टिविटीज को प्रमोट करने का काम। नाबार्ड के बारे में, एपेक्स फाइनेंशियल एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग द इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन क्रेडिट ऑफ प्रमोटिंग द वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन, दोबारा से रूरल एरिया। नाबार्ड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री व्हिच लुक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ, बोलो जी। अरे अभी मैंने कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। अरे हिंदुस्तान में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की मैक्सिमम लिमिट, जब पुराने जमाने की बात करूं तो एसएसआई मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़। आजकल ये लिमिट चेंज हो गई है, कोई बताएगा एसएसआई किसे कहा जाता था पुराने जमाने में, जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाई गई थी एज पर द कर्वे कमिटी इन 1954? मैंने बहुत सारी बातें बोली है, दीपांशु क्लियर हुआ? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 1954 में एस्टैब्लिश हो रही हैं अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ कर्वे कमेटी। उस जमाने में कहा गया हर वो आदमी जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है उसे एसएसआई यूनिट माना जाएगा। आजकल ये लिमिट बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी है। अरे याद हो गया सबको? 1 करोड़ तो अब है, पहले कुछ लैक्स में थी, कुछ 25 लाख। अरे वो टाइनी यूनिट्स होते हैं, टाइनी यूनिट्स होते हैं, वो अलग है, एसएसआई अलग है। लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एक टाइनी इंडस्ट्री होती है, उसमें 75 लाख था। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा ओके सर, अब 5 करोड़ है करंट, अब इसमें 5 करोड़ हो गई है। मैं फिर बोल दूं एसएसआई के बारे में, एसएसआई के बारे में, इसको कौन फाइनेंस देता है? सिडबी। अरे कौन फाइनेंस देता है? सिडबी। सिडबी किसका बच्चा है? आईडीबीआई का। अभी पूछा था बच्चे ने भी, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस करता है, उसका एक बच्चा है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। ये सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री को फाइनेंस देता है। ये कब बना? 54 में डिपार्टमेंट, 1954 एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ कर्वे कमेटी। उस जमाने में 1 करोड़ तक की लिमिट होती थी एसएसआई में, आजकल ये लिमिट बढ़ाकर 5 करोड़ हो गई है। इसके अलावा एक और होता है इससे भी छोटे वाला, उसको बोलते हैं टाइनी यूनिट्स। क्या बोलते हैं बच्चे? जल्दी बोलना, टाइनी यूनिट्स। आगे चलो बच्चों, लघु उद्योग हिंदी में अरे आंसर आ गया, विलेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का काम नाबार्ड का, रूरल एरिया को प्रमोट करने का काम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करने का काम। बच्चों विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई? यश बाबा, एडवांसिंग लोन टू लार्ज बिजनेस हाउसेस। एडवांसिंग लोन टू लार्ज बिजनेस हाउसेस, बिल्कुल ठीक है जी, नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई तो भैया जनता के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं होता, वो तो बैंकों को लीड कर रहा है, सरकार को लीड कर रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट यश बाबा। ऑल ऑफ द अबव। सेबी 92, आईआरडीए सेटअप पार्लियामेंट के थ्रू, बिल्कुल ठीक है। नाबार्ड 82, ऑल ऑफ द अबव। 28 यश बाबा, फॉलोइंग स्टेटमेंट इन डेवलपमेंट बैंक एक्सेप्ट्स लॉन्ग टर्म डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल। बिल्कुल ठीक है भैया, ये जो बात नाबार्ड की हो रही है, एक्सेप्ट नहीं करता लोगों का पैसा, ये लोगों को फंडिंग देता है एरिया में, रूरल एरिया को प्रमोट करने के लिए। ये क्लियर हो गया बच्चों? स्मॉल, अरे सेल्फ हेल्प ग्रुप जरूर बने हुए हैं ताकि लोग अपना पैसा इकट्ठा करके खुद ही आपस में यूज कर सके, और उसको मोटिवेट कर रहा है नाबार्ड। सेल्फ हेल्प ग्रुप जरूर बना रखे हैं। अरे मैंने बचपन में समझाया था, लाइक कमेटीज, याद आ रहा है यश बाबा? हां भैया थोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गलत? कौन सा गलत है यश? Yes, C part. Bank rate and repo rate are the same rate used. मुझे इसका मीनिंग चाहिए। बैंक रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोलो बच्चे। In which central banks provides the funds. सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को पैसा दे रहा है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बस ये बता दो शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा है, लॉन्ग टर्म के लिए, बस दिस इज द डिफरेंस। बैंक रेट शॉर्ट टर्म के लिए और रेपो रेट लॉन्ग टर्म। सारे बच्चे याद कर लो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को पैसा दे रहा है, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए उसे बैंक रेट बोलते हैं और लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए रेपो रेट। दिस इज द डिफरेंस, याद रखना है। आगे चलते हैं। उल्टा बोल रहे हैं शायद, बैंक रेट लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होता है। हाँ भैया। हाँ,
बैंक रेट लॉन्ग टर्म लीड्स के लिए और रेपो रेट, बस ये डिफरेंस याद रखना, पेपर वाला कैरी करा सकता है, 12th में सबने पढ़ा है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म लीड्स। 28 समझ नहीं आया कुछ। क्या दोबारा बोलो? 28 क्वेश्चन में फिर से बता दो। 28 में बोला है कौन सी स्टेटमेंट डेवलपमेंट बैंक की गलत है? आंसर बोलो बच्चों, इसका आंसर। यश बोला नहीं इसका आंसर। बी पार्ट डेवलपमेंट बैंक एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल एंड फर्म्स। बच्चे वो कह रहा है एग्जांपल यहाँ डेवलपमेंट बैंक का क्या चल रहा है, नाबार्ड। नाबार्ड का मैंने क्या काम बताया, यहाँ पर एग्रीकल्चर में छोटी छोटी सेविंग्स को आपस में इकट्ठा करके एक दूसरे के लिए हेल्प करने का काम चल रहा है थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप। लेकिन यहाँ कंपनियों से कहीं से कोई डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर एफडी की स्कीम नहीं है कि आप नाबार्ड में जाके अकाउंट खोल लो, पैसा जमा कराओ ब्याज के लालच के चक्कर में। ये कॉमर्शियल बैंकों की तरह रोल प्ले नहीं करता है, ये डेवलपमेंट बैंक है, ये कॉमर्शियल बैंक नहीं है, जहां पर लोगों का पैसा एक्सेप्ट नहीं किया जाता ब्याज के चक्कर में, एफडी नहीं बनाई जाती। ये क्लियर हो गया बच्चे? सर जैसे एग्रीकल्चरिस्ट है कोई, तो वो भी अपने पैसे जमा नहीं करा सकता वहां पर? एग्रीकल्चरिस्ट को मोटिवेट करने के लिए ये लोग ना कुछ कमेटी जैसा सिस्टम मैंने बताया था, 10 लोग एक गरीब, उन सबको मिलाकर एक ग्रुप बना दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और कहा जा रहा है सारे पैसे इकट्ठे कर लो, और पैसे आप लोग अपने पास नहीं रख सकते तो हमें आके जमा करा दो। और उसमें क्या है, 10 लोग इकट्ठे करके वो पैसा कोई एक आदमी को जिसको जरूरत है उसको दे दो, और पैसे की प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी हमारी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये किसके अंडर में काम करते हैं? नाबार्ड के अंडर में। लेकिन ये पैसा रख नहीं रहा, बस सेफ्टी का वाला काम कर रहा है, ये किसी को ब्याज नहीं दे रहा। ये अरे कमेटी वाला सिस्टम होता है ना, 10 लोग पैसा जमा कराते हैं, कोई एक आदमी ले जाता है, तो ये उसको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि इन्वेस्ट हो जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल एरिया में डेवलपमेंट आ जाए। यहाँ एफडी नामक, एफडी समझते हो बच्चों, रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी जैसी कोई स्कीम नहीं है, यहाँ इंटरेस्ट का कोई टारगेट नहीं है। ये क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। हाँ, और सर आईएफसी क्या है? सीआई? अरे फाइनेंस इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्लियर है बच्चे? डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, जैसे आईडीबीआई है, आईएफसीआई है, नीचे बैंक लिखे में। आईडीबीआई अभी अभी आपको बताया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये आईसीआईसीआई आपने बचपन में याद करा था, हिंदुस्तान का प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो वापस आ जाते हैं जी। ये फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पूरी कंट्री में लीड करता है, फिर इसके छोटे छोटे स्टेट लेवल पर भी बने हुए हैं फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो स्टेट लेवल पर फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, रूरल जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना उसको फंडिंग देता है ये। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। यश बाबा, ऑड मैन आउट। अरे तीन बातें एक जैसी है, एक बिल्कुल डिफरेंट है। ए बच्चे तीन बातें सेबी होगी ना, वो फाइनेंस से रिलेटेड। सेबी और एग्जिम। भैया देखो सोच के बोलो जी। अनुषा? सर एग्जिम। ये क्लियर हो गया बच्चों? तो तीनों रेगुलेटरी काम करते हैं और वो नहीं करता। एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है बच्चों, वो तीनों अलग हैं। ये क्लियर है बच्चे? नाबार्ड नहीं बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, सेबी आंसर है यहाँ। अरे एग्जिम, सिडबी और नाबार्ड तीनों पैसे में डील कर रहे हैं, सेबी पैसे का काम नहीं करता। अरे ऑड मैन आउट सेबी है बच्चे। दीपांशु क्लियर हो गया? यस सर। ऑड मैन आउट, तीन बातें एक जैसी और एक बिल्कुल डिफरेंट, सेबी बिल्कुल ठीक है। यश बाबा अगला क्वेश्चन, सही स्टेटमेंट ढूंढिए। डेवलपमेंट बैंक फिल द वॉइड अंडर डेवलप्ड कैपिटल मार्केट। बिल्कुल, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को प्रमोट करने का काम डेवलपमेंट बैंक करता है। और कौन सी बात? डेवलपमेंट बैंक डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट। यही तो मैं भी बता रहा था। अरे दीपांशु बात समझ में आ रही है? डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, ये कॉमर्शियल बैंक की तरह रोल प्ले नहीं करते। दीपांशु? यस सर। बिल्कुल ठीक है आंसर। डमरू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गलत? यश बाबा कौन सी स्टेटमेंट गलत है? नाबार्ड कॉमर्शियल बैंक नहीं है। ए बच्चे सामने लिखा तो है, नाबार्ड कॉमर्शियल बैंक नहीं है, गलत है स्टेटमेंट। अरे वो कह रहा है नाबार्ड इज ए कॉमर्शियल बैंक, नाबार्ड इज ए डेवलपमेंट बैंक। क्लियर हो गया बच्चे? ये लोगों को से पैसा एक्सेप्ट नहीं करता। आगे चलेंगे। यश बाबा कौन सा गलत है? सेबी मनी मार्केट से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आरबीआई कैपिटल, बिल्कुल ठीक है जी। ए एंड बी दोनों के दोनों गलत है। 34 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बच्चे IFCI। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कन्वर्टेड इनटू ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी? बोलो जी। आईडीबीआई। आईडीबीआई तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस, ए पार्ट होना चाहिए। इंडस्ट्रियल फाइनेंस के पिताजी हैं ये तो। ये सब बैंकिंग है, ये पर डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। आईडीबीआई करता है, आईडीबीआई करता है बच्चे। आईडीबीआई डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ये डेवलपमेंट बैंक नहीं है।
ए पार्ट ही था। बिल्कुल ए पार्ट है बच्चे। वैसे तो सीसीआई में भी गड़बड़ है, एक्चुअली में आंसर यहाँ 2 हैं, बट हमें पहले वाले को टिक करना है। अरे पहले वाले की फुल फॉर्म बता दो कोई, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन। नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। आईएफसीआई ये पीछे बात हो रही थी, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाँ देखो, सीसीआई तो मनी मार्केट को कंट्रोल ही नहीं कर रहा, इसका तो कोई काम ही नहीं है क्वेश्चन में। ये दोनों कॉमर्शियल बैंक्स हैं। अरे आईडीबीआई भी लोगों बैंक में अकाउंट खोला जा सकता है, एफडी कराई जा सकती है, इसका मेजर रोल इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए होता है। तो वो कह रहा है कन्वर्टेड इनटू नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। बिल्कुल ठीक है जी, ये फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है बच्चे? बिल्कुल ठीक है जी, आईएफसीआई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो अभी समय की लिमिटेशन बच्चों, क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। अगली क्लास में टॉपिक को आगे चलाएंगे, कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज की चर्चा करेंगे, उसको लेकर क्वेश्चन बैंक करेंगे। क्लियर है बच्चे?